चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अध्याय 5 बल एवं गति के नियम। ये इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने यही अध्याय पढ़ रहे थे। तो इसके पहले के जो टॉपिक थे, जड़त्व किसे कहते हैं, संतुलित बल तथा असंतुलित बल हम किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, गति का नियम। तो गति के 3 नियम पढ़ेंगे। तो क्या है, सबसे पहले गति का प्रथम नियम आता है। तो गति के प्रथम नियम में हम देखते हैं किनके अनुसार, न्यूटन के अनुसार। तो न्यूटन के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या समान गति में तब तक गति करते रहेंगे जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बाह्य बल कार्य न करता हो। यानी जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल, असंतुलित बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वो क्या है, समान गति से या वो क्या करेगा, गति करते रहेगा, या फिर स्थिर अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में रहेगा। तो ये क्या है आपका गति का प्रथम नियम। तो एक बार और देख लीजिए, गति का प्रथम नियम किसे कहते हैं, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या समान अवस्था में तब तक गति करती रहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बाह्य बल कार्य ना करता हो। तो ये क्या कहलाता है, आपका गति का प्रथम नियम कहलाता है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रैखिक संवेग। तो हमने यहाँ पर देखा कि गति के प्रथम नियम के अनुसार इससे पता चलता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है, जब किसी वस्तु पर कोई क्या होता है, जब किसी वस्तु पर असंतुलित बाह्य बल कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। तो वेग में परिवर्तन होता है तो क्या होगा, और ये वेग में परिवर्तन वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर, वस्तु के द्रव्यमान और बल दोनों पर निर्भर करता है। तो इसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। तो इस क्रियाकलाप के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक प्लेट ले लेंगे। उस प्लेट में हम क्या करेंगे, रेत भर लेंगे, या फिर रेत की जगह हम मिट्टी भी ले सकते हैं। एक प्लेट लेंगे और उस प्लेट को क्या करेंगे, रेत से भर लेंगे। उसके बाद हमें एक प्लास्टिक का गेंद चाहिए और एक क्रिकेट गेंद, यानी क्रिकेट वाली जो बॉल, भारी बॉल आती है वो चाहिए, और एक हल्की बॉल प्लास्टिक की। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने सबसे पहले क्या किया, एक प्लेट लिया, उसको रेत से भर लिया। फिर हमने 2 बॉल लिया है, यानी गेंद लिए हैं, एक प्लास्टिक का जो हल्का होता है और एक क्रिकेट वाला बॉल जो थोड़ा सा भारी होता है। अब इन दोनों ही गेंदों को हम क्या करते हैं, उस प्लेट के ऊपर, मान लो जो ये प्लेट है इसमें रेत भरी हुई है, तो एक समान ऊंचाई पर हम गेंद को क्या करेंगे, गिराकर देखेंगे दोनों ही गेंद को। तो देखेंगे कि उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर क्या करेंगे, हम जो क्रिकेट वाला गेंद है यानी भारी गेंद है जिसका, उसको क्या करेंगे, भिन्न भिन्न ऊंचाई से, यानी पहले इतने ऊंचाई से गिरा कर देखे उसको, फिर थोड़ा सा ऊपर ले जाके, फिर थोड़ा सा ऊपर, इस तरीके से हम गिरा गिरा कर देखेंगे कि उस प्लेट के रेत पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो ऐसा करने से यह पता चलता है कि वस्तु के द्वारा जो उत्पन्न क्या होता है, प्रभाव होता है, वस्तु के द्वारा जो क्या होता है, वस्तु के द्वारा जो उत्पन्न वस्तु पर प्रभाव होता है वो क्या होता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, जो वस्तु के द्वारा हम उसको क्या कर रहे हैं, बॉल को हम रेत पर गिरा गिरा कर देख रहे हैं, तो वस्तु पर जो उत्पन्न प्रभाव है वो वस्तु के किस पर निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पर। यानी अधिक द्रव्यमान वाली जो गेंद होगी, यानी भारी जो गेंद होगी, वो यानी क्रिकेट गेंद की बात हो रही है, तो वो क्या होगा, उसका द्रव्यमान क्या, उसका प्रभाव अधिक रहेगा, क्योंकि अधिक भारी वाले जो द्रव्यमान, यानी अधिक द्रव्यमान वाले जो गेंद है उसका जो प्रभाव है वो अधिक रहेगा। यानी वो भारी होने की वजह से क्या होगा, गिरेगा तो वो रेत में अंदर तक क्या होगी, ऊंचाई से गिरने से क्या होगा, ऊंचाई से गिरने से वो क्या होगा, प्लेट में रखे रेत में क्या होगा, अधिक धंसेगा, यानी उसके वेग की गति जो होगी वो अधिक होगी, जिसके कारण वो बॉल जो है वो क्या होगा, बहुत तेजी से गिरेगा और उसका जो रेत है वो क्या होगा, उसमें धंस जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्रियाकलाप को करने के लिए आपको एक प्लेट लेना है, उस प्लेट में आपको रेती भर लेना है। रेती भरने के बाद हमें एक प्लास्टिक का गेंद लेना है और एक क्रिकेट वाला गेंद लेना है, और दोनों को ही सबसे पहले हम उसको समान ऊंचाई से गिरा कर देखेंगे कि उनमें क्या प्रभाव होता है।
फिर जो क्रिकेट वाला गेंद है यानी भारी बॉल है उसको भिन्न भिन्न ऊंचाई से गिराकर देखेंगे। तो इस तरीके से इस क्रियाकलाप को या प्रयोग करके देखने से यह पता चलता है कि वस्तु द्वारा उत्पन्न जो प्रभाव है वो किस पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और अधिक द्रव्यमान वाली क्रिकेट की जो गेंद है का प्रभाव क्या होगा, अधिक होगा। और हम देखेंगे कि अधिक ऊंचाई से फेंकी गई जो वस्तु है यानी गेंद है उसका जो वेग है वो अधिक होगा और वो क्या होगा, अधिक धंसेगा। तो यह प्रभाव किस पर निर्भर करता है, वस्तु के वेग व द्रव्यमान पर, दोनों पर ही निर्भर करता है। अब आते हैं कि हम संवेग किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके गुणनफल को क्या कहते हैं, हम संवेग कहते हैं। तो किसी वस्तु के संवेग को हम किससे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं, और उसके जो द्रव्यमान होता है उसको M से और वेग को V से। तो इस प्रकार से हम संवेग की परिभाषा बता सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। इसको गणितीय रूप में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर P जो है वो किसी वस्तु का संवेग है, M जो है वो क्या है, आपका द्रव्यमान है, और V जो है वो क्या है, वेग है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, संवेग में परिवर्तन व बल। क्या होगा, संवेग में परिवर्तन व बल। यहाँ पर अब बात होती है संवेग में परिवर्तन व बल, यानी किसकी बात हो रही है, संवेग में जो परिवर्तन हो रही। तो इसके लिए मैं सीधा सा एग्जाम्पल सरल सा लेना चाहूंगी। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे कि कहीं पर हमारा कार अगर चलते चलते कहीं पर किसी का कार रुक जाता है तो उसको क्या कहते हैं, धक्का देते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी कार को ले लेते हैं जिसकी बैटरी जो खराब है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको धीरे धीरे धक्का। एक कार है जिसकी बैटरी क्या हो गई है, खराब हो गई है। अब उसे स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस कार को क्या करेंगे, धीरे धीरे धक्का देंगे। तो कार जो है उसकी गति क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। फिर लगातार उसको कंटिन्यू धक्का देंगे तो क्या होगा, कार की तेजी और बढ़ेगी। और जब कार की गति बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसको चालू करने का प्रयास करेंगे। तो इसके जगह हम ये कह सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, कार के संवेग में परिवर्तन, यानी कार के संवेग में क्या होता है, उसकी गति बढ़ने के कारण क्या होता है, उसका संवेग भी धीरे धीरे बढ़ता है। तो हम यह कह सकते हैं कि कार के संवेग में परिवर्तन लाने के लिए उसके परिमाण ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये उस समय पर भी निर्भर करता है जिस समय तक उस पर बल लगाया जाता है। तो वस्तु में संवेग परिवर्तन, यानी वस्तु में संवेग परिवर्तन लाने के लिए क्या है, बल का मान और बल पर जो कार्य करने में जो समय लगता है, ये दोनों ही क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये है संवेग में परिवर्तन व बल। अब हम पढ़ेंगे जो अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, गति का द्वितीय नियम। तो इसका व्यंजक भी है, तो चलिए इसके व्यंजक को भी देखेंगे और इसकी परिभाषा क्या होती है। बल हमारा पॉइंट है वो क्या है, गति का द्वितीय नियम। तो गति के द्वितीय नियम किसे कहते हैं, तो देखिए गति के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होगा, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के क्या होगा, समानुपाती होता है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है। तो F यहाँ पर क्या होगा, आपका नेट बल होगा जो किसी वस्तु पर लग रहा है, और P जो है वो संवेग होगा। तो गति के द्वितीय नियम अनुसार F प्रोपोर्शनल P2 माइनस P1 बटे क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो यहाँ पर जो T1 दिख रहा है वो क्या है, T1 समय पर किसी वस्तु का जो प्रारंभिक संवेग है वो P1 होगा, और T2 का जो T2 समय पर जो वस्तु का संवेग होगा वो क्या होगा, P2 होगा। यानी यहाँ पर मैं लिख रही हूँ क्या होगा, T2 जो है वो यहाँ पर देख रहे हो, T1 समय पर वस्तु का प्रारंभिक संवेग P1 है, और T2 समय पर जो संवेग है वस्तु का वो क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल। अब
ये तो हो गया उसका संवेग। अब क्या लिख सकते हैं हम इसको, डेल पी बटे क्या हो सकता है आपका, ये डेल टी। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिखे हैं, डेल पी और डेल टी। अब यहाँ पर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर डेल पी कैसे आ गया और ये डेल टी क्या है। तो ये क्या है, डेल पी बराबर क्या होता है, डेल पी बराबर क्या होता है, P2 माइनस क्या हो जाएगा, P1, और डेल टी बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस P1। तो ये क्या है आपका, डेल पी बराबर P2 माइनस P1 क्या है आपका, संवेग में परिवर्तन है। किसमें, संवेग में परिवर्तन है। उसी प्रकार डेल टी बराबर T2 माइनस T1 क्या है आपका, समय में परिवर्तन है। तो हम ये दोनों ही बराबर है, तो P2 माइनस P1 के जगह हम डेल पी लिख सकते हैं। और डेल टी बराबर क्या दिया है, T2 माइनस T1 दिया है, तो T2 माइनस T1 के जगह हम क्या कर सकते हैं, डेल टी लिख सकते हैं। यहाँ पर डेल पी ये जो है आपका संवेग में परिवर्तन को दर्शा रहा है, और T2 माइनस डेल टी बराबर T2 माइनस T1 किसको दर्शा रहा है, समय में परिवर्तन को। अब हम इस प्रोपोर्शनल, यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल लगा हुआ है उसको हटाने के लिए एक नियतांक लेंगे जो समानुपाती नियतांक है। तो क्या होगा, F बराबर क्या हो जाएगा आपका, K डेल P बटे क्या हो जाएगा, डेल T। अब यहाँ पर हम देखेंगे डेल P बटे, हमने क्या लिया, एक नियतांक लिया। अब इस नियतांक K का मान 1 रखने पर अब क्या रखेंगे हम, इस K का मान क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, F बराबर K का मान हमने क्या रखा है, 1 रखा है, तो 1 को लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये डेल P बटे क्या हो जाएगा आपका, डेल T हो जाएगा, क्योंकि 1 को लिखने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। 1 भी लिखेंगे तो ये डेल P बटे डेल T ये आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे डेल P को हम और क्या लिख सकते हैं, तो इस तरीके से F बराबर M डेल V बटे क्या हो जाएगा, डेल T। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि F बराबर M डेल V बटे डेल T लिखे हैं। तो यहाँ पर डेल V M डेल V कैसे आया, P बराबर क्या होता है, M V होता है। P बराबर क्या हुआ, M V हुआ। अब हम क्या लिख सकते हैं, F बराबर, अब आपका क्या हो गया, M डेल V बटे क्या हो जाएगा, डेल T। तो यहाँ पर A बराबर क्या होगा आपका, यहाँ पर चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि A बराबर क्या होता है, डेल V बटे क्या हो जाएगा, डेल T। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेल T। तो यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा, M, और डेल V और बटे डेल T के जगह हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। M डेल V कैसे आया आपका, हम P बराबर L भी लिख सकते हैं। तो हमने M और V को लिखा है। अब क्या करेंगे, बटे डेल टी आ गया। अब हमने यहाँ से मान रख दिया, तो M को क्या करें, यहाँ पर सामने रख दिए, और ये क्या आपका डेल V और डेल टी। तो यहाँ पर चूंकि A आपका त्वरण है, तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा आपका, डेल V बटे डेल T हो जाएगा। और इसलिए हमने इन दोनों के जगह किसका मान रख दिया है, A रख दिया। तो A बराबर हम इसके जगह क्या लिखा है, A को लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा, M A हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे F बराबर Ma आपका ये सिद्ध होता है। तो ये क्या है आपका, गति का द्वितीय नियम। ठीक है, गति का द्वितीय नियम गणितीय रूप में है। अब इसको हम आगे देखेंगे तो क्या हो, यहाँ पर एक बार और देख लिए हमने क्या रखा है, F बराबर Ma आपका ये गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है। तो हमने M बराबर 1 किलोग्राम लिया है और A बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसमें हमने मान रख दिया है इस गणितीय रूप में। तो F बराबर 1 किलोग्राम, M का मान क्या है, 1 किलोग्राम, और A का मान क्या है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो ये दोनों ही आपका क्या होगा, 1 किलोग्राम गुणित 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, 1 न्यूटन भी कहते हैं। और 1 न्यूटन बल वह बल है जो किसी वस्तु पर क्या होगा, किसी, जिसे हम क्या करेंगे, 1 न्यूटन बल वह बल है जो क्या हो, जिसे 1 किलोग्राम वस्तु पर लगाने पर वह 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर
कि त्वरण की गति से क्या होता है, गति करता है, और न्यूटन जो है वो बल का SI मात्रक होता है, और हम इसे किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हुआ गति का आपका द्वितीय नियम। और एक सवाल की ओर चलते हैं, एक सवाल लेते हैं जिसके द्वारा से और अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैं सवाल जो है वो पढ़ रही हूँ। तो सवाल क्या है, 5 किलोग्राम की एक ट्रॉली पर, एक सवाल है इसी से रिलेटेड, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5 किलोग्राम की एक ट्रॉली पर बल लगाने से उसमें 10 मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, तो आरोपित बल की मान ज्ञात करें। ये आपका सवाल है। 5 किलोग्राम की एक ट्रॉली पर बल लगाने से उसमें 10 मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, तो आरोपित बल की गणना करें। तो आपका प्रश्नानुसार क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार, क्वेश्चन को मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लोग को समझ में ना आए तो बुक में पेज नंबर 73 में आप देख सकते हो क्वेश्चन को। तो प्रश्नानुसार क्या है, पहले तो हल लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऊपर में प्रश्नानुसार क्या है आपका दिया हुआ है, क्या है, ट्रॉली, क्या दिया है, ट्रॉली का द्रव्यमान, ट्रॉली का जो द्रव्यमान है वो कितना है, m बराबर 5 kg यानी 5 किलोग्राम है, मैंने क्वेश्चन में पढ़ा था। फिर ट्रॉली में उत्पन्न क्या होगा, ट्रॉली में उत्पन्न जो त्वरण है क्या होगा, त्वरण A बराबर क्या दिया है, 10, क्वेश्चन में क्या दिया है, मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर, इस तरीके से दिया हुआ है। ट्रॉली का जो द्रव्यमान है वो m बराबर 5 किलोग्राम यानी 5 kg दिया है। ट्रॉली में जो उत्पन्न त्वरण है वो कितना दिया है, त्वरण की बात कर रहे हैं यानी A की बात कर रहे हैं, तो 10 मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर होगा। अब आपका ट्रॉली का क्या लग जाएगा, क्या ज्ञात करना है आपको, प्रश्नानुसार आरोपित बल की गणना करना है। तो ट्रॉली पर लगा बल, ट्रॉली पर लगा बल, तो सूत्र कौन सा लगेगा आपका, ट्रॉली पर लगा बल क्या है आपको ज्ञात करना है, F बराबर क्या आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन में आपका 5 किलोग्राम जो है वो क्या है, ट्रॉली का द्रव्यमान दिया हुआ है, और जो त्वरण है वो क्या है, 10 मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर दिया हुआ है। ट्रॉली पर लगा हुआ हमें बल ज्ञात करना है, तो बल का सूत्र क्या होगा, F बराबर ma। तो यहाँ पर हम F तो हमें निकालना है, पता नहीं है, M का मान क्या दिए हैं, 5, ठीक है। इसका मान कितना दिया है, A कितना दिया है, 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटू करेंगे तो 50, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन। इस प्रकार देखेंगे कि हम ट्रॉली पर लगा बल कितना है, 50 न्यूटन है, ठीक है। तो ये आपका गति के द्वितीय नियम जिसका हमने गणितीय रूप पढ़ा। उसके अलावा एक क्वेश्चन है जो सिंपल सा है, ठीक है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आपकी बुक में और भी दिए हैं जिसको आप बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। आगे जो हम गति के तृतीय नियम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।